हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? इस समय गर्मी अपने चरम सीमा पर है और इस समय पर इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी जो अपने अध्ययन को जारी रख रहे हैं, जो विद्यार्थी लगातार पढ़ाई करते जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका जो परिणाम है, बहुत ही सुखद होगा, बहुत ही अच्छा होगा। तो दोस्तों चलिए आज जीव विज्ञान कक्षा 12वीं के प्रथम अध्याय का अंतिम बिंदु लेते हैं। और आज का जो अंतिम बिंदु है वह है फल एवं बीज का निर्माण। ये हम कंक्लूजन की ओर हैं इस पाठ के, और इसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जहाँ से परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में या अन्य प्रकार की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए बढ़िया से इसको बिना स्किप किए हुए ध्यान दे करके पढ़ेंगे, ध्यान दे करके समझेंगे। तो चलिए आज के इस बिंदु में किन किन प्रमुख बिंदुओं का हमको अध्ययन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं, जो पहला हमारा बिंदु है इसका क्या है, फल और बीज का निर्माण। पहला जो इसमें हमको बिंदु पढ़ना है वो क्या है, फल और बीज के बारे में। दूसरा पढ़ना है सत्य और असत्य फल। तीसरा हमको पढ़ना है असंग जनन, ठीक है। फिर संकर जो फसलें होती हैं उसके बारे में। पांचवा बिंदु हमको पढ़ना है बहुभ्रूणता क्या है। और अंतिम जो इसका बिंदु है वो क्या है, अनिषेक फल। और फिर इन सभी बिंदुओं का एक सारांश हमको लेना है। तो आइए बिना विलंब किए हुए एक एक बिंदुओं को अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसकी शुरुआत हम कर लेते हैं अपने पुराने कुछ बिंदुओं से, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से। तो देखिए जैसे आपके स्क्रीन में दिख रहा है एक बहुत ही सुंदर ये पुष्प का चित्र, जिसके विभिन्न अंगों से परिचित हम हो चुके हैं। पिछले वीडियोस में हम पुष्प के विभिन्न अंगों के बारे में जान लिए हैं, लेकिन आज के इस बिंदु में, आज के इस वीडियो में हमको क्या करना है कि जो इस पुष्प के अंतर्गत जिस अंग का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग आज के इस बिंदु में है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए ये जो आपको एक पुष्प दिख रहा है, तो जल्दी जल्दी इसको बताते हैं। ये इसका क्या पुष्प वृंत है, जैसा कि हमको पता ही है कि यह क्या है, इसका पुष्प वृंत है, ये पुष्प वृंत है, ये इसका पुष्पासन है, ठीक है। बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं, स्क्रीन शॉट लेकर के देख सकते हैं, या पिछले वीडियो में आपने यदि पढ़ा है तो उसके बारे में जानते ही होंगे। फिर इसके ऊपर ये जो पुष्पासन है, पुष्पासन के ऊपर आप देखें तो ये एक जो संरचना आपको ऐसे दिख रही है, ये जो संरचना, ठीक है ना, ये संरचना क्या है, एक स्त्री केसर है। जी हाँ, स्त्री केसर यानी अंडा। इसी से हमको आज का पूरा जो बिंदु है वो क्लियर करना है। तो जो एक स्त्री केसर है, उस स्त्री केसर में यदि हम देखें तो प्रमुख रूप से 3 भाग दिखाई देते हैं। सबसे टॉप में यदि हम देखें यहाँ पर, तो देखिए टॉप में क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या है, वर्तिकाग्र है, ये लिखा भी है वर्तिकाग्र है। ये जो भाग है ये क्या है, वर्तिका है, और ये क्या है, अंडाशय। ये क्या है, अंडाशय है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 3 भाग इसके हमने देखा, लेकिन महत्वपूर्ण कौन सा है, अपनी अपनी जगह पर वर्तिकाग्र, वर्तिका सब महत्वपूर्ण है, लेकिन आज के लिए महत्वपूर्ण कौन सा है, ये अंडाशय। अंडाशय जो है ये विशेष है। क्यों, अंडाशय के अंदर एक विशेष संरचना होती है जिसको हम कहते हैं बीजांड। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, बीजांड है। इसको यदि हम अलग कलर से करके देखें तो आपको समझ में आएगा कि जो बीजांड है, बीजांड क्या है। तो देखिए ये क्या है, ये जो भाग है ये क्या है, बीजांड है इसका, ठीक है ना। तो बीजांड और अंडाशय दो महत्वपूर्ण है। एक क्या है, अंडाशय, अंडाशय, और नंबर 2 यदि हम बात करें तो क्या है, बीजांड, ठीक है।
लिखावट इतनी स्पष्ट नहीं है, लेकिन आपको समझना है क्योंकि बोल भी रहे हैं तो सुनना भी है और समझना भी है। तो अब देखिए ये जो अंडाशय है, ये अंडाशय जैसे ही निषेचन की क्रिया होती है, क्योंकि इसके पूर्व हम निषेचन पढ़ चुके हैं, तो जैसे ही निषेचन होता है तो ये अंडाशय जो होता है, ये जो होता है, ये काहे में बदलने लगता है, धीरे धीरे करके फल में बदलने लगता है। काहे में बदलने लगता है, फल में बदलने लगता है, ठीक है ना। तो जो ये अंडाशय है ये फल बनाएगा, और इसके अंदर जो बीजांड है ये क्या बनाएगा, बीज बनाएगा। तो ध्यान रखना है आपको कि जो फल है वो किससे बनता है, अंडाशय से बनता है, और जो बीज है वो किससे बनता है, बीजांड से बनता है। इस बात से तो आप क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। यहीं से हमारी कहानी स्टार्ट होती है, आज का वीडियो स्टार्ट होता है कि जो पुष्प का स्त्री केसर होता है, स्त्री केसर के जो अंडाशय का भाग है, अंडाशय से फल का निर्माण होगा निषेचन के उपरांत, ठीक है ना। और जो बीजांड है यह निषेचन के उपरांत बीज में बदल जाता है। इतनी बात, ठीक है ना। अब इसके पश्चात यदि बात करें, देखें, थोड़ा ध्यान दें, और तो आगे की ओर यदि हम चलें तो देखिए और हमको क्या बिंदु लेना है। फिर ये तो बात हो गई फल एवं बीज के निर्माण की प्रक्रिया। अब हम ले लेंगे पहला जो हमारा बिंदु, इसमें ले लेते हैं फल, ले लेते हैं और फल के प्रकार ले लेते हैं। तो देखिए फल और फल के प्रकार में यदि हम बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे थोड़ा, तो जो फल है इसमें ये बताया जा रहा है कि निषेचन के बाद, ठीक है ना, जो निषेचन की प्रक्रिया है, निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात जो अंडाशय है, अंडाशय क्या बनाता है, फल बनाता है। अंडाशय क्या बनाएगा, फल बनाएगा, ठीक है। अब ये जो फल है, जरूरी नहीं है कि निषेचन की पश्चात फल बने। कई बार निषेचन के ना होने की स्थिति में भी फल बन जाता है, उसकी बात हम आगे करेंगे, ठीक है ना। तो निषेचन के बाद जो फल बन रहा है, यह फल किससे बन रहा है, अंडाशय से बन रहा है। यदि यह फल किससे बन जाए, अंडाशय से, किससे बन जाए, अंडाशय से, अंडाशय से। यदि अंडाशय से बन जाए तो ये समझ लो कि वो कौन सा फल है, वास्तविक है, वास्तविक फल है, जिसको हम सत्य फल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सत्य फल बोलते हैं, ठीक है ना। यानी सत्य फल कौन क्या होता है कि निषेचन के पश्चात जब फल अंडाशय से बने तो इसका मतलब वह फल कैसा होगा, सत्य फल होगा। लेकिन निषेचन के पश्चात जब पुष्प का कोई अन्य भाग फल में बदल जाए, पुष्प का कोई अन्य भाग जब फल में बदल जाए तो हम इसे क्या कहेंगे, असत्य फल कहेंगे। क्या कहेंगे, असत्य फल, ठीक। अब जो ये असत्य फल है इसको हम आभासी फल भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको हम, आभासी फल भी कहेंगे, ठीक है ना। ये अब आपको ध्यान रखना है कि जो असत्य फल होता है इसी को हम आभासी फल कहेंगे। वास्तविक फल में उदाहरण बहुत सारे, ढेर सारे आपके आसपास हैं। आम है, आम है, जामुन है, ठीक है ना, इत्यादि प्रकार के, जो अमरूद है, ये बहुत प्रकार के जो फल आपके आसपास देखने को मिलते हैं ये सत्य फल के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है ना, या वास्तविक फल के अंतर्गत आ जाएंगे। असत्य फल में यदि हम देखें तो इसमें कुछ प्रमुख उदाहरण में से यदि आप बात करें तो सेव है, सेव आपका है पहला। इसमें यदि देखें असत्य फल में तो सेव हो जाएगा, सेव, नाशपाती, ये गिने चुने हैं, इनको याद रख लेना है। नाशपाती, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है, नाशपाती। और एक और ले सकते हैं यदि, तो तीसरे नंबर पे ये हो सकता है स्ट्रॉबेरी, तीसरा स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी। लिखावट अच्छी नहीं आ रही है क्योंकि मोबाइल में लिख रहे हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा कोऑपरेट करना है इन चीज़ों के लिए। वॉइस से यदि आप काम चला लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो ये तो बात हो गई फल और उसके प्रकार, ठीक है ना। तो एक बार फिर से इन चीज़ों को समझ लेंगे कि निषेचन के उपरांत जो
फल बनने की प्रक्रिया है अंडाशय से होती है, ठीक है ना। अंडाशय जो होता है यानी निषेचन के उपरांत काहे में बदल जाता है, फल में बदल जाता है। यदि अंडाशय फल में बदल रहा है निषेचन के बाद तो वास्तविक फल है। यदि निषेचन के पश्चात पुष्प का कोई अन्य भाग फल बनाता है तो वह कैसा होगा, असत्य आभासी फल होगा, ठीक है ना। ये तो हो गया दूसरे बिंदु की बात हो गई, ठीक है ना, यानी फल और इसके प्रकार। अब हम यदि बात आगे करें तो अगला जो हमारा बिंदु है वो क्या है, बीज के रूप में, ठीक है ना। बीज यदि हम बात करें तो बीज में क्या क्या बातें हो सकती हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बीज में बातें हो सकती हैं। अब देखिए बीज की जब बात आ जाती है तो कुछ चीज़ें हम यहाँ से ले लेते हैं। देखिए बीज, ये तो फल की बातें हो गई, अब बात आ जाती है बीज की। तो देखो बीज में क्या है, तो जैसे कि ये बताए कि भाई निषेचन के पश्चात जो अंडाशय है वह फल में बदलने लगता है, उसी प्रकार से निषेचन के पश्चात जो बीजांड है, अंडाशय के अंदर उपस्थित जो बीजांड है, क्या, बीजांड, बीजांड यह काहे में बदल जाता है, बीज में बदल जाता है। काहे में बदल जाएगा, बीज में। यानी जो बीज है वो किससे बनता है, बीजांड से बनता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक बीज में भ्रूणपोष की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर दो प्रकार के बीज हो जाएंगे, ठीक है ना। एक हो जाएगा एल्ब्यूमिनस और दूसरा हो जाता है गैर एल्ब्यूमिनस। इसको शॉर्ट में लिख देते हैं। तो दो प्रकार के बीज हो जाएंगे, किसके आधार पर, भ्रूणपोष की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। इनको सरल भाषा में हम कह सकते हैं भ्रूणपोषीय बीज और अभ्रूणपोषी बीज। एल्ब्यूमिनस का मतलब तो भ्रूणपोषी, जिसमें भ्रूणपोष शेष रह जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे बीज जिनमें बीज के निर्माण के साथ साथ इसमें भ्रूणपोष शेष रह जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, एल्ब्यूमिनस बीज कहेंगे। और जिनमें शेष न रह जाए तो उनको हम क्या कहेंगे, अभ्रूणपोषी बीज कहेंगे। अभ्रूणपोषी बीज यानी जो एल्ब्यूमिनस बीज है यानी भ्रूणपोषी जो बीज है, उसके अंतर्गत यदि हम देखें तो अरंड बढ़िया हमारे सामने उदाहरण है, अरंड है, गेहूं है, मक्का है, ये सभी कैसे होते हैं, भ्रूणपोषी होते हैं, यानी एल्ब्यूमिनस बीज होते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है, आपकी एनसीईआरटी में ये लिखा भी है, आप देख लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे उसको। तो एल्ब्यूमिनस बीज का मतलब होता है गेहूं हो गया, मक्का हो गया, अरंड हो गया, ठीक है ना। इन सब में क्या होता है, भ्रूणपोष उपस्थित रहता है, शेष रहता है बीज में, ठीक है ना। और जिन बीजों के निर्माण के समय भ्रूणपोष का उपयोग कर लिया जाता है, ठीक है, तो वो गैर एल्ब्यूमिनस हो गए, अर्थात अभ्रूणपोषी बीज हो जाते हैं। तो इसके अंतर्गत उदाहरण क्या हो जाएगा आपका, जैसे ले लीजिए आपका मूंगफली हो गया, मटर हो गया, ठीक है ना, मूंगफली और मटर, इनमें भ्रूणपोष शेष नहीं रहता है, ठीक है। तो ये तो हो गए बीज के दो प्रकार। अच्छा, अब यहाँ से एक एक प्रश्न बनता है कि बहुत सारे ऐसे फल हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं, जिनमें कि कुछ फल ऐसे हैं जिनमें एक ही बीज होता है और कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे बीज देखने को मिलते हैं। तो देखिए बहुबीजी फल एक टॉपिक ही है इसका। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मन के अंदर जिज्ञासा आती है कि भाई जो किसी फल में एक बीज क्यों होता है और किसी फल में बहुत सारे बीज क्यों होते हैं, ठीक है ना। और इससे जुड़ा एक बिंदु और भी है कि कुछ बीज बहुभ्रूणी होते हैं, जिसको हम अगले बिंदु के रूप में लेंगे। तो देखिए क्या है, जो बहुबीजी फल हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यदि अंडाशय के अंदर एक बीजांड है, यदि अंडाशय के अंदर कैसा है, एक बीजांड है, तो उसमें कितने बीज बनेंगे, केवल एक बीज बनेंगे। ध्यान देना है आपको कि जिस जिस अंडाशय के अंदर केवल एक बीजांड है तो उससे कितने बीज बनेंगे, केवल एक बीज बनेगा। लेकिन जिस अंडाशय के अंदर बहुत सारे या अनेक बीजांड उपस्थित हैं उससे बहुत सारे बीज बनेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं पपीता में बहुत सारे बीज बन रहे हैं, तरबूज में, अनार में, टमाटर में, खीरा में, इन सब में बहुत सारे जो बीजांड होते हैं, इसलिए इनमें बहुत सारे बीज बन रहे होते हैं। इनके लगने का क्रम भी अलग होता है जो आगे आपको अध्ययन करने को मिलेगा। ये तो बातें हो गई बीज से संबंधित, ठीक है ना। तो
जो आपका फल है, फल के प्रकार, बीज और बीज के प्रकार की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा-सा छोटा-सा टॉपिक है असंग जनन, ठीक है ना? असंग जनन क्या चीज़ होता है? तो देखिए असंग जनन जो टॉपिक है, इसका क्या मतलब होता है? तो इसको हम देख लेते हैं कि क्या है ये असंग जनन, ठीक है ना? असंग जनन का क्या मतलब होता है कि जब कोई बीज, असंग जनन जो हमारा टॉपिक है, असंग जनन, ठीक है? तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जब बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाए, ठीक है? जब बिना निषेचन के बीज का निर्माण हो जाए, निषेचन के बिना बीज का निर्माण, ठीक है ना? निषेचन के बिना जब बीज का निर्माण हो जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे? असंग जनन कहेंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। निषेचन के बिना ही जब किसका निर्माण हो जाए? बीज का निर्माण हो जाए, ठीक है ना? तो ऐसी प्रक्रिया को या ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे? असंग जनन कहेंगे। और इसका उदाहरण क्या है? स्टर्सिया और घासें। घास के कुछ कुल हैं और स्टर्सिया हैं जिनमें यह घटना देखने को मिलती है, ठीक है? तो असंग जनन आपको ध्यान रखना है। ये छोटी सी परिभाषा इसकी आती है कि बिना निषेचन के जब बीज का निर्माण हो जाए तो उसे हम असंग जनन कहेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, बिना निषेचन के जब फल का निर्माण होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? अनिषेक फलन कहेंगे। आगे हम समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है? बिना निषेचन के बीज बने तो असंग जनन, और बिना निषेचन के जब फल बने तो अनिषेक फलन। और इस प्रकार के फल को हम क्या कहेंगे? अनिषेक फल कहेंगे। और इसका उदाहरण क्या है? केला है। दोनों को एक साथ ले लेते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। असंग जनन का उदाहरण क्या है? स्टर्सिया है और घासें हैं। और जो अनिषेक फलन का उदाहरण है वो क्या है? केला है, ठीक है ना? अब एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि अनिषेक फल से बीज रहित फल का निर्माण होता है। अनिषेक फलन की जो प्रक्रिया है, इससे क्या होता है कि बीज रहित फल का निर्माण होता है। ये तो बात हो गई काहे की? असंग जनन और अनिषेक फलन की। अब इसी में अगला जो बिंदु टॉपिक ले लेते हैं क्या है? बहुभ्रूणता, ठीक है ना? बहुभ्रूणता ये क्या चीज़ होता है? ठीक है? तो बहुभ्रूणता जो है ये क्या है? यदि हम इसको देखने की कोशिश करें कि बहुभ्रूणता क्या है, तो आपको क्या बातें समझ में आएँगी? शब्द से ही स्पष्ट हो रही है बात कि बहुभ्रूणता जिसको हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है ना? बहु बहु माने बहुत सारे, भ्रूणता भ्रूणता माने बहुत सारे भ्रूण। अब क्या है? कई बार कुछ कंडीशन ऐसी आती है कि फल के निर्माण के समय ही, ठीक है ना? जब बीज का निर्माण हो रहा होता है, उसी समय पर भ्रूण कोश के अंदर की कुछ कोशिकाएं, बीजांड के भ्रूण कोश के अंदर की कुछ कोशिकाएं जो होती हैं, वह विभाजित होकर के बड़ी माने कई संख्या में हो करके और भ्रूण का निर्माण करती हैं, जिससे एक बीज के अंदर अनेक भ्रूणों का निर्माण हो जाता है। शार्ट में यदि हम समझें तो एक बीज के अंदर जब अनेक भ्रूण उपस्थित हो जाएं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी कहेंगे। और इसका उदाहरण क्या है? सिट्रस या संतरा। सिट्रस फल के अंतर्गत संतरा आप याद रखिएगा। तो इसका उदाहरण है बहुभ्रूणता के अंदर का, ठीक है ना? तो बहुभ्रूणता का क्या मतलब हुआ कि जब एक बीज के अंदर अनेक भ्रूण उपस्थित हो जाएं तो इसे हम क्या कहेंगे? बहुभ्रूणता। और यह कब होता है? जब जब भ्रूण के निर्माण के समय, या यूं समझ लीजिए फल के निर्माण के समय बीजांड के अंदर जो भ्रूण कोश उपस्थित होता है, उस भ्रूण कोश की जो कोशिकाएं होती हैं, वह कोशिकाएं विभाजित होकर के और भ्रूण का निर्माण करने लगें, तो ऐसी स्थितियों में एक जो बीज है उसके अंदर अनेक भ्रूण उपस्थित हो जाते हैं, ठीक है ना? ये बात हो गई क्या है कि बहुभ्रूणता की। इसका उदाहरण संतरा है। एक लास्ट बिंदु लेते हैं
संकर फसल, ठीक है ना। इसका लास्ट जो बिंदु है वो क्या है, संकर फसल। हम जानते हैं हाइब्रिड जो क्रॉप है, हाइब्रिड जो फसलें होती हैं आजकल इनका बड़ा प्रचलन है और उत्पादन के दृष्टिकोण से बहुत ही बड़ा परिवर्तन हमारे देश में इन्होंने किया है। इन फसलों के द्वारा ही हरित क्रांति में बढ़ावा मिला है और उत्पादन हमारे देश का बढ़ा हुआ है, ये हम भूल नहीं सकते हैं। तो संकर जो फसलें होती हैं उनके बारे में थोड़ा-सा ये कहा जाता है कि इनको हर वर्ष बीज खरीदा जाता है, ठीक है ना? आपको ध्यान रखना है। आप यदि किसान के घर से हैं तो आपको पता होगा कि जो बीज है हर साल चाहे कोई भी बीज हो, गेहूँ का हो, धान का हो या कोई अन्य फसलों का बीज हो, हम हर वर्ष खरीदते हैं और बोते हैं। तो दिमाग में ये प्रश्न आता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उत्पादन के पश्चात उसी बीज को हम रख लें, अगले साल बो दें, जैसे कि पहले पुरानी परंपरा थी। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन परिणाम इसका क्या होगा कि जो हाइब्रिड फसल आप ले रहे हैं, जो उसकी गुणवत्ता है, जो उसके अंतर्गत गुण है, वह गुण परिवर्तित होने की संभावना हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना है। संकर फसलों में जो बार-बार हर वर्ष बीज आप लेते हैं, खरीदते हैं, यदि ऐसा आप नहीं करेंगे और यदि उसी फसल के उत्पादन से यदि बीज रखकर अगले वर्ष यदि बोते हैं उसे, तो निश्चित रूप से उसमें एक संभावना ये बनेगी कि उसके गुणों में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है ना? तो इसलिए इसको हर वर्ष खरीदा जाता है ताकि इसके गुण को यथावत रखा जा सके। अब एक सिचुएशन इसमें ऐसा होता है कि असंग जनन की यदि कंडीशन में, यदि असंग जनन के द्वारा हाइब्रिड नस्ल को तैयार किया गया है, तो उसमें परिवर्तन की संभावना बहुत कम होती है। यानी हाइब्रिड फसल को के जो गुण हैं, उसको यथावत रखा जा सकता है। इस बात को ध्यान रखना है। आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसको लाइन टू लाइन पढ़ लेंगे आप, तो आपको समझ में बातें आ जाएँगी। चलिए अब हम एक बार अंतिम में सभी का सारांश ले लेते हैं कि क्या-क्या हमने आज पढ़ा है। तो अंडाशय से फल बनता है, ये तो हमको पता हो ही गया है, ठीक है? अंडाशय से फल बनेगा, बीजांड से बीज बनता है, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन इसके साथ-साथ हमको याद रखना है कि अंडाशय से फल यदि बन रहा है, तो वास्तविक फल है, लेकिन यदि पुष्पासन से बन रहा है या किसी अन्य भाग से बन रहा है पुष्प के, तो वह वास्तविक फल नहीं होगा। अनिषेक फलन से बीज रहित फल बनते हैं। अनिषेक फलन की जो प्रक्रिया होती है उससे बीज रहित यानी ऐसे फल का निर्माण होता है जिनमें बीज नहीं होता, जैसे केला, ठीक है ना। बहुभ्रूणता की घटना में एक बीज में अनेक भ्रूण होते हैं, यह भी हमने पढ़ा है। एक अंडाशय में अनेक बीजांड होने पर बहुबीजी फल बनते हैं। एक अंडाशय के अंदर बहुत सारे जब बीजांड हो जाएं तो ऐसे में बहुत सारे बीज वाले फल बनते हैं, ठीक है ना। बीजों की निष्क्रियता को हम क्या कहते हैं, बीज प्रसुप्ति कहते हैं। बीज प्रसुप्ति के बारे में हम आपको बताएंगे कि जैसे जैसे बीज परिपक्व होता है उसके अंदर जल की जो मात्रा है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और बीज कैसे हो जाते हैं, शुष्क हो जाते हैं, सूखे हो जाते हैं। इस कंडीशन में उनके अंतर्गत जो जैविक क्रियाएं होती हैं मंद पड़ जाती हैं। इस स्थिति को क्या कहा जाता है, बीज प्रसुप्ति कहते हैं, ठीक है ना। इसी को हम कहेंगे कि बीज की निष्क्रियता, यद्यपि निष्क्रिय नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर जैविक क्रिया मंद पड़ जाती हैं और जल की एकदम मात्रा कम हो जाती है जिससे सूखे प्रतीत होने लगते हैं। और जो इनका बीजांड होता है, बीजांड के का जो बीजांड द्वार होता है, चूंकि बीजांड से तो बीज बन गया, अब बीजांड द्वार जो इनका है बहुत छोटा सा रह जाता है और वहीं से जब बीज अनुकूल परिस्थिति पाता है, अनुकूल परिस्थिति जब आती है यानी नमी आ गई, तापमान थोड़ा सा बढ़ गया, नमी आ गई, पानी पा गया, तो उसी बीजांड द्वार से, ठीक है ना, उसी बीजांड द्वार से पानी और ऑक्सीजन अंदर जाती है जिससे वह अंकुरित होने लगता है। तो ये आज का टॉपिक था दोस्तों। हमने कोशिश किया है कि एक-एक बिंदु आपको बताएँ, समझाएँ। बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को आप समझेंगे और यदि किसी प्रकार की कमी रह जाती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जिससे आपको हर नया वीडियो देखने को मिले, ढूँढना ना पड़े और सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू ऑल ऑफ यू।